हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे आपका कन्वेंशनल टाइप हो, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम बनती ही बनती है। ये टॉपिक है आपका, दैट इज एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क। एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क में आप बेसिकली दो ही मेथड्स की स्टडी करते हैं। ये दो मेथड्स कौन होते हैं? पहला दिया था आपका हार्डी साहब ने, जिस मेथड को हम कहलाते हैं हार्डी क्रॉस मेथड, और दूसरा मेथड है आपके पास इक्विवेलेंट पाइप मेथड्स। ठीक है, इन दोनों मेथड की एनालिसिस करके हम अपने पाइप को डिजाइन करेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क में बेसिकली दो ही मेथड थे, मैंने आपको बताया, हार्डी क्रॉस मेथड एंड इक्विवेलेंट पाइप मेथड। हार्डी क्रॉस मेथड ने क्या कहा भाई, उसने अपने जो पाइप का एक नेटवर्क था उसने उसको एक क्लोज लूप में कंसीडर किया, डिफरेंट स्मॉल लूप में कंसीडर किया। बट जो इक्विवेलेंट पाइप मेथड ने क्या कहा कि भाई जो डिफरेंट क्लोज लूप बन रहे हैं उसने उसको एक सिंगल पाइपलाइन में कंसीडर कर दिया। क्लियर है? तो यानी कि मैं इसको लिखना चाहूं कि हार्डी क्रॉस मेथड ने क्या कहा भाई, इसने डिफरेंट स्मॉल लूप्स इज कंसीडर। इसने स्मॉल लूप, डिफरेंट स्मॉल लूप को कंसीडर किया, बट इसने क्या किया, स्मॉल लूप को इसने रिप्लेस कर दिया। स्मॉल लूप्स इज replaced by an imaginary single pipe। क्लियर है? उसने क्या कहा भाई, हार्डी क्रॉस मेथड ने डिफरेंट स्मॉल लूप्स कंसीडर किए, और इसने क्या कहा कि जो जितने भी स्मॉल लूप थे उसने उसको एक इमेजिनरी सिंगल पाइप में क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। क्लियर है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इससे क्या हुआ, इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि हैविंग द सेम डिस्चार्ज कैपेसिटी एंड हैविंग द सेम हेड लॉस। इससे क्या हुआ, हैविंग द सेम डिस्चार्ज कैपेसिटी, and same head loss। ठीक है, तो अब आप यहां पे कह सकते हैं कि जब उससे ये हुआ है कि सर सेम डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज कैपेसिटी हो गया एंड सेम हेड लॉस हो गया, बट यहां पे कुछ ऐसा नहीं था। यहां पे सिर्फ उसने अपनी कुछ एजम्पशंस दी, कुछ बेसिक क्राइटेरिया दिया कि जो भी आपके पास जितने भी हेड लॉस हो गए उनका सम शुड भी क्या होगा, 0 होगा। इसने बोला ये वाली बात। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहां पे तो ऐसा था कि भाई जो भी डिस्चार्ज होगा उसी हैविंग द सेम डिस्चार्ज कैपेसिटी एंड हैविंग द सेम हेड लॉस। क्लियर है? तो बस इतना ही आपको इस पॉइंट्स में याद रखना है, ज्यादा यहां पे आपको खिचड़ी पकाना भी नहीं है। ठीक है, दिस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कि जो आपके पास हार्डी क्रॉस मेथड है, इसका यूज आप करते हैं सॉल्विंग द स्मॉल नेटवर्क एंड बिग नेटवर्क में भी कर सकते हैं, बट नहीं कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं हार्डी क्रॉस मेथड्स method is used to solving the small network। ठीक है, और जो आपके पास इक्विवेलेंट पाइपलाइन है इसका यूज करते हैं आप, यूज टू सॉल्विंग बिग नेटवर्क, दी बिग नेटवर्क। ठीक है, दिस इज द वेरी पॉइंट। इसका भी कर सकते हैं आप, हार्डी क्रॉस मेथड ऐसा नहीं है, इसका भी कर सकते हैं, सॉल्विंग द स्मॉल नेटवर्क एज वेल एज बिग नेटवर्क कर सकते हो, बट प्रॉब्लम रहेगा थोड़ा। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये मैंने आपको लिखा दिए है। ठीक है,
कि सर इसने लूप को कंसीडर किया। जब इसने लूप को कंसीडर किया तो लूप में कंसीडर मतलब जो लूप में कंसीडर किया तो हाँ भाई ये क्या हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर शेप की पाइप में कुछ इस तरह का पाइप होगा, 1 पाइप 2 पाइप 3 पाइप 4 पाइप इस तरह का भी हो सकता है सर। और हो सकता है आपका ये ट्रायंगुलर इन शेप में भी हो, ट्रायंगुलर इन शेप में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपका ये इनफ्लो जा रहा, इनफ्लो आ रहा है, ये आपका आउटफ्लो है। ठीक है, दिस इज द इनफ्लो एंड दिस इज द आउटफ्लो, दिस इज द आउटफ्लो, दिस इज द आउटफ्लो एंड दिस इज द इनफ्लो एंड दिस इज द क्लियर। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे ये बताया मैंने हार्डी क्रॉस मेथड की, इस तरह के लूप भी यहां पे बन सकते हैं। जैसे यहां पे ये हो गया, मान लेते हैं ये आपका टूवर्ड्स हो गया, ये आपका आउटर हो गया, ये आपका आउटर हो गया। तो यहां पे आपको दो चीजें समझनी है। अभी आप इसको तो मत ही समझिएगा, ठीक है, इसको मैं अभी इसको समझने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, बीच वाले को मत समझिएगा, पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा यहां पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो ये जंक्शन पॉइंट है, मैं जंक्शन पॉइंट को मार्क कर रहा हूं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जंक्शन पॉइंट्स है, ये भी जंक्शन पॉइंट है पाइप का, ये जंक्शन पॉइंट है, ये भी जंक्शन पॉइंट है, ये ए से बी पाइप है, ये बी है, ये आपका सी है और ये आपका पास डी है। उसी तरह से यहां पे ये आपका ए है, ये आपके पास बी है, ये आपका सी है। अब ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन कौन कौन से है यहां पे देखिएगा, जंक्शन जैसे ए है, जैसे है आपके पास जंक्शन ए, तो जंक्शन ए पे एरो कैसा है, टूवर्ड्स, जंक्शंस पे ए पे कैसा है, टूवर्ड्स। जो आपका टूवर्ड्स होगा उसका मतलब क्या होगा, इनफ्लो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपको, इनफ्लो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे जंक्शन बी पे, अगर मैं जंक्शन बी की बात करता हूं यहां पे, अगर जंक्शन बी की बात कर रहा हूं तो जंक्शन बी क्या कर रहा है आपका, अवे, अवे दिखा रहा है अपने एरो को, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, ये तो आपको अंदर की तरफ दिखा रहा है तो इसका मतलब वो इनफ्लो दिखा रहा है, बाहर को दिखा रहा है तो इसका मतलब अवे, तो अवे का मतलब क्या हो गया यहां पे, आउटफ्लो, आउटफ्लो। तो ये कंडीशन है आपको जो याद रखनी है। तो आइए बात करते हैं हम अपने हार्डी क्रॉस मेथड्स की। हार्डी क्रॉस मेथड का सबसे बेसिक जो एम है, टू फाइंड द एक्चुअल फ्लो इन द पाइप नेटवर्क। क्या है भाई, टू फाइंड द एक्चुअल फ्लो ऑफ द नेटवर्क। मान लेते हैं यहां पे आपका डिस्चार्ज आया होगा, जैसे Q1 ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे इस पाइप नेटवर्क में जो डिस्चार्ज आया होगा, इसका जो यहां पे गया होगा ये दैट इज, मान लेते हैं हम Q4, ये मान लेते हैं हम Q3 और ये मान लेते हैं हम Q2। तो जो एक्चुअल डिस्चार्ज होगा A और B का, उसको मैं लिख देता हूं QAB। ठीक है, अब जो यहां पे डिस्चार्ज होगा A से D, उसको लिख सकता हूं मैं QAD, लिख सकते हैं सर। अब जैसे D से C होगा तो इसको डिस्चार्ज को लिख सकता हूं मैं QCD। ठीक है, और जिस तरह से यहां पे डिस्चार्ज होगा तो इस पाइप का, B और C पाइप का डिस्चार्ज होगा, उसको लिख सकता हूं मैं QBC। तो हार्डी क्रॉस मेथड का सबसे बड़ा एम क्या है कि आपका एक्चुअल डिस्चार्ज को मेजर करना आपकी AB पाइप में, BC पाइप में, CD पाइप में एंड DA पाइप में। तो पहला पॉइंट ही मैंने लिखा है कि टू फाइंड द एक्चुअल फ्लो इन द पाइप नेटवर्क। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा, रिजल्टिंग हेड लॉसेस आर बैलेंस, और जितने भी आपके हेड लॉस है उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्लियर है। ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो इन द नेटवर्क इज एज्यूम्ड, और हम एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो ऑफ नेटवर्क भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ये तो आपने बताया इसका कि एम है एक्चुअल फ्लो, दिस इज द एक्चुअल फ्लो। और दूसरा फ्लो है हमारे पास दैट इज एज्यूम्ड फ्लो, दैट इज क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन सा फ्लो है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो बोलो जिसको, एज्यूम्ड फ्लो। कौन सा फ्लो, एज्यूम्ड फ्लो, जो आपने एज्यूम किया है। ठीक है, अब उसके बाद है कि इन द पाइप नेटवर्क फ्लोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। हार्डी क्रॉस मेथड में आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जब टोटल इनफ्लो इनटू जंक्शन, कि जो टोटल इनफ्लो इनटू जंक्शन क्या होना चाहिए, टोटल आउटफ्लो इनटू जंक्शन होना चाहिए। जैसे कि अभी देखिएगा, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल। ये पॉइंट आपके पास A है, ये पॉइंट आपके पास B है और ये पॉइंट आपके पास C है। ठीक है, तो इस पे आपका फ्लो आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है कुछ ये, और आउटफ्लो जा रहा है कुछ ये। ठीक है, दिस इज द आउटफ्लो। बढ़िया ध्यान दीजिए, अब यहां पे ध्यान देना है आपको।
ठीक है, कि मैं यहां पे अब क्या बोल रहा हूं, ये क्या है आपके पास एक प्रकार की क्लोज लूप है। क्या है सर, ये क्लोज लूप है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि सर यहां पे मेरे पास क्या है भाई, क्लोज्ड लूप है, दैट इज क्लोज्ड लूप। जब मेरे पास ये क्लोज लूप है, अब इसकी क्लोज लूप की डायरेक्शन आपको मर्जी है, चाहो तो क्लॉकवाइज लो, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज लो, ठीक है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे मैंने पहले कहा कि अगर टुवर्ड्स होगा, अगर जंक्शन के टुवर्ड्स होगा, अगर आपका एरो जंक्शन के टुवर्ड्स होगा तो इसका मतलब क्या है, इनफ्लो है। अगर जंक्शन के अवे होगा, अगर जंक्शन के अवे होगा तो इसका मतलब क्या है, आउटफ्लो है। ठीक है, तो ये जंक्शन के क्या है, अंदर की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स आ रहा है, तो इसको हम नाम देंगे इनफ्लो। तो मान लेते हैं आपका डिस्चार्ज इनफ्लो हो गया Q1, ठीक है, और यहां पे हो गया आपके पास Q2, और यहां पे C पॉइंट पे हो गया आपके पास Q3, ठीक है, डिस्चार्ज। अब हमें क्या निकालना है, इसका एक्चुअल फ्लो A से B। तो A से B इसका एक्चुअल फ्लो क्या हो गया भाई, इसका एक्चुअल फ्लो हो जाएगा आपका दैट इज QAB, ठीक है, और A से C, तो A से C हो जाएगा आपका QAC, और C से B हो जाएगा आपके पास दैट इज QCB। क्लियर है, QBC भी लिख सकते हैं, QCB, C से B गए, ठीक है। अब आपके पास, अब बड़े ध्यान दीजिएगा, एट ए जंक्शन ए की बात करता हूं मैं। अब पहला, अगर आपको ये पहली स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, एट ए जंक्शन ए, एट ए जंक्शन ए, मान लेते हैं ये लूप है आपके पास, और मैं इसको मान के चल रहा हूं कि मेरे पास ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही होगी, क्लॉकवाइज हो रही होगी। अगर क्लॉकवाइज हो रही तो मैं इसको क्या मान रहा हूं, पॉजिटिव। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, एट ए जंक्शन ए पे, एट ए जंक्शन पे ए पे Q1 क्या है आपके पास, इनफ्लो है। तो Q1 इज इक्वल टू, उन्होंने बोला है कि इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो होना चाहिए। तो Q1 के लिए आउटफ्लो क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ इसके लिए QAB और QAC। तो मैं लिख सकता हूं QAB प्लस QAC, ठीक है। Q क्या है आपके पास, इनफ्लो, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। तो यही तो हमने कहा ऊपर कि जो इनफ्लो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए आपके आउटफ्लो के। अब हम एट ए जंक्शन बी की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं भाई, एट ए जंक्शन बी, एट ए जंक्शन बी की बात करते हैं। तो एट ए जंक्शन बी की बात करते हैं आपके पास, तो QAB और QCB ये क्या है, इनफ्लो है, और Q2 क्या है आपके पास, आउटफ्लो है। तो यहां पे इनफ्लो हुए ये जंक्शन के टुवर्ड्स आ रही है। देखो ये जंक्शन है यहाँ पे, तो ये जंक्शन के टुवर्ड्स जा रहे हैं, तो क्या हुए, ये इनफ्लो हुए। तो दैट इज QAB प्लस QCB इज इक्वल टू किसके, Q2 के, ठीक है। तो QAB और QCB क्या हुआ, इसके लिए जंक्शन के टुवर्ड्स है, तो इसको बोलेंगे हम सर इनफ्लो, और Q2 क्या है आपके लिए, इसका आउटफ्लो। तो क्लियर हुई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब उसी तरह से हम एट ए जंक्शन सी की बात करते हैं भाई, एट ए जंक्शन सी, एट ए जंक्शन किसकी बात करते हैं भाई, हम सी की बात करते हैं। अब देखिएगा सी पे आउटफ्लो क्या हो रहा है आपके पास, आउटफ्लो हो रहा है Q3, ठीक है, आउटफ्लो क्या हो रहा है, Q3 हो रहा है। तो यहां पे बताओ आपके पास, तो इनफ्लो क्या है इसके लिए, तो एक इनफ्लो, तो इसके लिए इनफ्लो एक QAC है, और आपके पास QAC क्या है आपके पास, इनफ्लो है, और आउटफ्लो क्या हुआ है, Q3 एंड QBC इसके लिए आउटफ्लो हुए। इनफ्लो हुआ QAC, ये जंक्शन है, तो जंक्शन के अंदर की तरफ आ रहा है वो इनफ्लो है, तो एरो लगा अंदर की तरफ, तो दैट इज QAC इज इक्वल टू, जो बाहर जा रहे हैं जंक्शन से बाहर कौन कौन जा रहे हैं, Q3 जा रहा है और QCB जा रहा है, Q3 जा रहा है प्लस QCB जा रहा है। क्लियर है। तो ये हो गए आपके जंक्शन पे, और ये हमारी पहली एजम्पशंस जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। पहले जंक्शंस पे देखा हमने सर कि पहले जंक्शंस पे किस तरह से निकाला है, दूसरे जंक्शंस पे देखा हमने, वो भी निकाल दिया है, और हमने अपने लास्ट जंक्शन पे देखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी पहली होगी, ये आपका इनफ्लो है, दैट इज इनफ्लो, और दैट इज इक्वल टू आउटफ्लो।
क्लियर है? तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर जंक्शन के टुवर्ड्स जा रहा है तो इनफ्लो, जंक्शंस के अवे जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है तो आउटफ्लो। तो आपको मैंने ये पहली भी एजम्पशंस क्लियर करवा दी है। अगर हम बात करते हैं सेकंड एजम्पशंस की, सेकंड एजम्पशंस क्या बोलती है आपके पास, या सेकंड क्राइटेरिया इसका कि एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम, algebraic sum, the algebraic sum of all the head loss, of all the head loss must be zero, must be zero। इसका क्या है कि एल्जेब्रिक सम मतलब समीशन ऑफ हेड लॉस मतलब HF इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? मतलब ये है इसका। तो इसको भी क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा सेकंड स्टेटमेंट। इसको भी हम देखेंगे अभी भाई कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हेड लॉस्ट मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। अब सर यहां पे और भी हो सकता है, कई बुकों में लिखा होगा द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रेशर ड्रॉप्स ऑफ क्लोज लूप। ठीक है, हेड लॉस मस्ट बी 0, इसको पूरा लिख देते हैं भाई, हेड लॉस इन क्लोज लूप, क्लोज लूप की बात कर रहे हैं, इन क्लोज लूप, क्लोज लूप मस्ट बी 0, क्लोज लूप मस्ट बी 0। ठीक है, अब आपका यहां पे कंप्लीट हो गया है स्टेटमेंट कि जो एल्जेब्रिक सम होना चाहिए ऑल द हेड लॉस इन द क्लोज लूप मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि समीशन HF इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे कई बुकों में इसको ये भी लिखा जाता है, ऑल द हेड लॉस की जगह वो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रेशर ड्रॉप्स, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, प्रेशर ड्रॉप्स इन द क्लोज लूप मस्ट बी 0, ये भी लिखा हो सकता है, और एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हेड लॉस इन द क्लोज लूप मस्ट बी 0। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स भी आपको यहां पे समझ आ जाना चाहिए। अब देखते हैं सर कैसे, मान लेते हैं आपके पास ये क्लोज लूप है, सॉरी क्लोज लूप मतलब आपके एक वही रेक्टेंगुलर बनाने की कोशिश करता हूं, ये रेक्टेंगुलर है मान लेते हैं आपके पास। ठीक है, ये आपके पास इनफ्लो था, ये आपके पास आउटफ्लो था, और ये भी आपके पास आउटफ्लो था। क्लियर है? कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से था। क्लियर है? अब बड़े ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं इसको हम कुछ ना कुछ इसका डेटम हेड मान लेते हैं भाई, ये डेटम हेड मान लिया हमने। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, अब इसका कुछ ना कुछ यहां पे हेड लॉस होगा, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ यहां पे हेड लॉस होगा, उसको नाम दे देते हैं हम HF। यहां से यहां तक कुछ ना कुछ हेड लॉस होगा भाई, उसको नाम दे दिया हमने H1। क्या नाम दे दिया भाई? H1। ठीक है, अब यहां पे भी कोई ना कोई दूसरा हेड लॉस भी होगा, तो इसको नाम दे दिया हमने यहां पे दूसरा हेड लॉस, दैट इज H2। ठीक है, अब उसी तरह से ये हेड लॉस यहां पे भी देखिएगा, ये हेड लॉस, और ये आपके पास हेड लॉस 3 हुआ, ये हेड लॉस आपके पास 3 हुआ। ठीक है, अब देखिएगा आप कैसे मूव किए, आप H1 से H2 गए, तो आप A से B, ये मान लेते हैं आपके पास, यहां पे नेमिंग दे सकते हैं आप, दिस इज द A, आप डेटा मान लीजिएगा, ये आपके पास B और ये आपके पास C। क्लियर है? जब आप A से B गए, तो मतलब आपके पास क्या हुआ, A से B आपका H2 राइज किया और B से C आपका H3 राइज किया। तो हम लिख सकते थे यहां पे कि H2 प्लस H3। A से B गए हम तो H2 राइज किया सर, A से B गए तो आपके पास H2 आया। उसी तरह से सर हम B से C गए तो आपके पास H3 आए। ठीक है, यानी कि ऐड होता जा रहा है, देखिए यहां पे। तो हम लिख सकते थे सर AB प्लस BC इज इक्वल टू H2 प्लस H3। ठीक है, बट जैसे ही सर हम C से A आए, नीचे की तरफ आए, ड्रॉप किया हमने,
कहां पे आए, सी से ए पे आए। तो सी से ए पे क्या मिला आपके पास, डाउनवर्ड आए। डाउनवर्ड कितना है, H3 माइनस H2। तो डाउनवर्ड आया अब माइनस H3 माइनस H2, H3 माइनस H2, ये डाउनवर्ड आए भाई। दिखेगा पहले आप A से B गए H2, B से C गए 2, तो पॉजिटिव हुआ H2 प्लस H3। उसी तरह से आप CD आए, मतलब C से A आए, तो C से A कितने आए आप, माइनस H3 माइनस H2, माइनस डाउनवर्ड मतलब डाउन, माइनस मतलब डाउन, ठीक है। अगर ऊपर जा रहा हूं तो मैं पॉजिटिव लगाता हूं, नीचे आ रहा हूं तो नेगेटिव, तो माइनस H3 माइनस, ओके, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे हो गई है। तो यहां पे ये मिलना चाहिए मुझे H4, तो ये वाला पॉइंट्स मेरे को देखना है यहां पे। तो ये तो हो गया आपके पास H2, ये तो यहां पे है, दैट इज H2। तो H3 माइनस H2 क्या हो गया आपके पास, H4, ठीक है। H4 भी आपके पास यहां पे आ गया, क्लियर है। तो H3 माइनस H2 क्या होगा आपके पास, H4 हो गया। अब इन सभी का सम किया मैंने, तो सभी का सम किया, A से B गए मैं सर, A से B गया तो आपके पास पॉजिटिव आया H2, प्लस B से C गए आप तो आया H3, ठीक है। C से नीचे आया डायरेक्ट तो कितना आया, H3 माइनस H2, ठीक है। तो इसका सम क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया, क्लियर है। तो यही कहा था हमने कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हेड लॉस क्लोज लूप मस्ट बी 0। तो आ गया आपके पास क्लोज लूप मस्ट बी 0। तो यहां पे आपके पास हेड लॉस कितना आ गया, HF इज इक्वल टू क्लोज लूप मस्ट बी 0। क्लियर है। तो इस तरह के दोनों ही आपको डाटाज है जो याद रखने हैं। अब कुछ इसके लॉसेस के बारे में जानते हैं कि सर इसके कौन कौन से लॉसेस होते हैं। लॉसेस इन द पाइप फ्लो, अगर हम पाइप के अंदर लॉसेस देखते हैं तो आपके पास एक मेजर लॉसेस होता है और दूसरा माइनर लॉसेस होता है। यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको माइनर लॉसेस की है सर या मेजर लॉसेस की है, सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं आपके पास मेजर लॉसेस। मेजर लॉसेस किसकी वजह से होता है आपके पास, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से होता है, यानी कि जो लॉस आपको फ्रिक्शन की वजह से मिल रहा है उसको बोलेंगे हम मेजर एनर्जी लॉस, क्लियर है। माइनर एनर्जी लॉस में आता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी लॉस हो सकता है, ड्यू टू पाइप फिटिंग, पाइप की फिटिंग की वजह से भी कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, जब आप पाइप को बेंड करेंगे तब भी कुछ ना कुछ लॉस हो सकते हैं, ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन और सडन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, कि जब कभी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी पाइप क्या करने की कोशिश करेगी, एक्सपांड करने की कोशिश करेगी, और जैसे ही आपका टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो आपकी पाइप क्या करने की कोशिश करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, यानी कि उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। एज पर द सेंट्रल वाटर कमीशन टोटल minor losses may be taken as 9 to 10% of total major loss। तो सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो माइनर लॉस है उसको कितना कंसीडर किया गया है, 9 to 10% ऑफ टोटल मेजर लॉस, क्लियर है। तो इसीलिए जब हम इनकी माइनर लॉस की कभी भी हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इनको हम पहले से ही एज्यूम मान के चलते हैं कि कितना है, 9 to 10% है, क्लियर है। आइए अब बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट कि जो आपके पास ये मेजर हेड लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन हेड लॉस, ठीक है। मेजर हेड लॉस किसकी वजह से है, ड्यू टू फ्रिक्शनल हेड लॉस की वजह से, क्लियर है। ये आपके पास 4 मेथड्स होते हैं। कौन से मेथड होता है, पहला है मैनिंग्स फार्मूला, और ये मैनिंग्स फार्मूला आप सभी ने देखा होगा। अगर जब आप सर वेलोसिटी निकालते थे इसकी तो कैसे निकालते थे भाई, मैं यहां पे निकाल देता हूं, v इज इक्वल टू 1/n इज r इज इक्वल टू 2/3 एंड s इज इक्वल टू 1/2, क्लियर है। हालांकि हम तो हेड लॉस की फॉर्म में लिखना होगा, वो हम भी बताएंगे। उसके बाद आता है आपका हेजन विलियम्स फार्मूला। तो हेजन विलियम्स फार्मूला क्या था आपके पास, तो ये था r की पावर 0.63 इंटू s की पावर 0.54, दिस इज v, अगेन v, वेलोसिटी निकालते थे कुछ इस तरह से। उसी तरह से चेजिस फार्मूला, और चेजिस फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू c इज rs, r क्या भाई, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, क्लियर। ये आप पहले ही सीख चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, यहां पे मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है डार्सी-विस्बिच इक्वेशन, और डार्सी-विस्बिच इक्वेशंस क्या होती है आपके पास, दैट इज HF इज इक्वल टू FL v² अपॉन 2GD, ठीक है। यहां पे F क्या है हमारे पास, फ्रिक्शन फैक्टर है। अगर एग्जामिनर में आपके पास दो तरह से खेलेगा यहां पे, ठीक है, अभी बताऊंगा, ये फ्रिक्शन फैक्टर है,
क्लियर है। आर क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। एस क्या है आपके पास, स्लोप है, ठीक है। सी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, ठीक है। के इज अगेन कांस्टेंट। उसी तरह से आर क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हालांकि ये तो आपको पहले से ही याद होंगे। अब हम इसको हेड लॉस की फॉर्म में कैसे निकालते हैं, तो यहां पे देखिएगा जो मैनिंग्स फॉर्मूला है उसको हेड लॉस में आपके जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इस तरह का फॉर्मूला निकल के आएगा। हेड लॉस इज एन, अब मैंने फ्रिक्शन का हेड लॉस तो मैं इसको एच एफ लिख दूं क्या, तो ज्यादा बेटर रहेगा। एच एफ इज इक्वल टू एन स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय आर की पावर 4/3। एन क्या है यहाँ पे, मैनिंग्स कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू वेरी करती है 0.012 से 0.015 के बीच में। क्लियर है। एल क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ द पाइप, और लेंथ ऑफ द पाइप किस में होगा, मीटर में होगा। वी क्या है, फ्लो वेलोसिटी है, जो किस में होगी, मीटर पर सेकंड में। आर क्या है आपके पास, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया बाई पेरीमीटर। तो एरिया किसका लेना हमने, पाइप का। तो पाइप का डाया कैसे होता है, सर्कुलर। तो एरिया कैसे निकलेगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है इसका, पाई डी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये d/4 आ जाएगा। तो दिस इज द मैनिंग्स फॉर्मूला, ठीक है। बट यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इन मेजर हेड लॉस के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है आपके पास हेजन विलियम्स फॉर्मूला और डार्सी वेस्टबिच इक्वेशंस, कि जो आपके पास सर ये दो फार्मूले हैं, कौन कौन से, हेजन विलियम्स और डार्सी वेस्टबिच। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड to determine the major head loss, to determine the major head loss due to friction, ठीक है। कि जो आपका ये है दो फॉर्मूले हैं, हेजन विलियम्स फॉर्मूला और डार्सी वेस्टबिच इक्वेशन है। इन फॉर्मूला का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका किसके लिए, टू डिटरमाइन द मेजर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप फ्लो, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनिंग्स फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, उसके बाद आता है हेजन विलियम्स फॉर्मूला। तो हेजन विलियम्स फॉर्मूला मैंने आपको पीछे भी फॉर्मूला बता दिया है, यहां पे मैं एचएफ की टर्म में लेके आया हूं आपके। तो एचएफ की टर्म में मतलब हेड लॉस की टर्म में क्या होगा, एल ब्रैकेट स्टार्ट वी डिवाइडेड बाय के सी आर की पावर 0.63 की होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 0.54। एचएफ क्या है यहाँ पे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो किस में होगा, मीटर में होगा। एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ पाइप, जो किस में होगी, मीटर में होगी। सर वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस में होगी, मीटर पर सेकंड में। सी क्या है, रफनेस कोफिशिएंट। तो यहाँ पे पीछे भी मैंने बताया था आपके पास, कहां गया, सी यहाँ पे देखिएगा। सी क्या था सर यहाँ पे, रफनेस, सॉरी यहाँ पे सी क्या है यहाँ पे, रफनेस कोफिशिएंट। तो रफनेस कोफिशिएंट है, ठीक है। सी है रफनेस कोफिशिएंट जो यूनिटलेस है, ठीक है, जिसकी न्यू पाइप और कास्ट आयरन पाइप के लिए जो वैल्यू रहेगी सी की वो कितनी रहेगी, 130 रहेगी, और वेल्डेड और स्टील पाइप के लिए कितनी रहेगी, 120 रहेगी। अभी एक बार दोबारा से बता देता हूं कि जो रफनेस कोफिशिएंट है, रफनेस कोफिशिएंट चाहे आपकी न्यू पाइप हो, चाहे आपकी कास्ट आयरन पाइप हो, चाहे आपकी सीसी पाइप हो, यानी कि सीमेंट कंक्रीट पाइप हो, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 130 रहेगी। क्लियर है। वेल्डेड और स्टील पाइप के लिए सी की वैल्यू कितनी रहेगी, 120 रहेगी। कई बुके इसको CH लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के क्या है, यूनिट कन्वर्जन है जो कांस्टेंट है। जैसे पहले आपको यहां पे भी बताया होगा कि सर के क्या है, यूनिट कन्वर्जन है जो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 0.85। याद रखना कि क्वेश्चंस में काफी बारी पूछा जाता है। आर क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, एरिया बाय पेरीमीटर, वेटेड एरिया बाय पेरीमीटर निकल के आ जाता है d/4, जैसे हमने यहां पे निकाला है। तो दिस इज द मैनिंग्स फॉर्मूला, दिस इज द हेजन विलियम्स फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट आता है आपके पास चेजिस फॉर्मूला। चेजिस फॉर्मूला आपके पास होता है HL या HF, बात करो आप हेड लॉस की बात करें तो हम फ्रिक्शन की बात करें तो ज्यादा F ही लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। HF क्या है, हेड लॉस ड्यू टू मेजर लॉस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस हो रहे हैं, ठीक है।
एल क्या है सर, लेंथ ऑफ द पाइप है जो मीटर में होगी। डी क्या है सर, डी है आपके पास डाया ऑफ द पाइप जो किस में होगा आपके पास, एमएम में भी होगा और मीटर में भी हो सकता है, जैसे 1.2 मीटर तक जाता है कभी। और सी क्या है आपके पास, चेजिस कांस्टेंट। क्लियर है, तो दिस इज द चेजिस फॉर्मूला। आगे बात करते हैं हम डार्सी वेस्बिच इक्वेशंस की। जो डार्सी वेस्बिच इक्वेशंस के लिए आपको देखना होगा कि मान लेते हैं आपके पास ये एक पाइप है, दिस इज द पाइप, दिस इज द पाइप। अब पाइप में आपका यहां से क्या आ रहा होगा, फ्लो आ रहा होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा जब इस फ्लो की कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी और इसका कोई ना कोई यहां पे डाया भी होगा, ठीक है, और यहां पे इसका कोई ना कोई डिस्चार्ज भी होगा, दैट इज क्यू। क्यू क्या है, डिस्चार्ज, और डी क्या है आपके पास, डाया, वी क्या है, वेलोसिटी। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला है FL_V²/2GD। ये आपने इसको ड्राइव भी किया होगा, हालांकि हम यहां तो इसको ड्राइव नहीं करेंगे, ठीक है, इतना टाइम नहीं है भाई आपको, ठीक है। FL_V²/2GD। अब देखिएगा F क्या है, देखिए सर यहां पे एग्जामिनर आपके पास F के साथ खेलता है। F है आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर, F क्या है सर, फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है, और F डैश क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो याद रखना, अगर तो एग्जाम में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो उसको क्या कर दो आप, F = 4 टाइम्स ऑफ F डैश कर दो। या तो एग्जाम ने अगर फ्रिक्शन फैक्टर दिया है तो आप F ही की वैल्यू रखना है, अगर आपको कोफिशिएंट फ्रिक्शन दिया गया होगा तो आपको इसको 4 टाइम्स कर देना है, ठीक है, तब वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, F के इक्वल आ जाएगा। तो कई बुकें इसी फॉर्मूले को आपको कुछ इस फॉर्मेट में भी लिखने की कोशिश करती है, जैसे कि HF = 4F-L_V²/2GD। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, गलत ये भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, बट आपको लगाना आना चाहिए कि कब आपने इसको लगाना है। अगर तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो आप डायरेक्ट ये लगा लो, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 4F, F = 4F डैश के। क्लियर है, तो कभी वो फ्रिक्शन फैक्टर देगा, कभी वो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया जाएगा। क्लियर है, तो इतना तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम यूजिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशंस लगाते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में डिस्चार्ज क्या होता है आपके पास, एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज होता है आपके पास एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज बाई एरिया। तो डिस्चार्ज बाई एरिया, अब मुझे एरिया पता है, कैसा है पाइप का, सर्कुलर है, तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है, π/4 इज d²। d मतलब स्मॉल d है यहाँ पे, तो मैं स्मॉल d लिखता हूं, डाया मैंने स्मॉल d लिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4q/πd, ठीक है। तो ये टर्म आ गई आपके पास, इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, कैप्चर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको पुट कीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास, पुट द इक्वेशन नंबर 1। पुट द इक्वेशन नंबर 1, पुट द इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जब हम इसको, तो ये क्या बनेगा आपके पास, HF = FL/2GD is 4q/πd, πd का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा, कुछ इस तरह से लिख दिया मैंने। तो इसको फर्दर फिर से लिखो, तो यहां पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16FL² डिवाइडेड बाय 2g/5। क्लियर है, तो आपके पास कुछ इस तरह का बन के आगे, यहाँ पे 16FL डिवाइडेड बाय 2g/5। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपके पास ये वाली टर्म है, दीज वाली टर्म, यहाँ पे ये छोड़ के, L को छोड़ के, दीज आर द कांस्टेंट टर्म, इसको बोलेंगे हम
कन्वीनियंस ऑफ द पाइप, इसको बोलेंगे हम कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस ऑफ द पाइप मतलब इसको कई बार के लिखा जाएगा, कई बार आर भी लिखा जाता है इस टर्म को, दैट इज कन्वीनियंस ऑफ पाइप। इसको क्या बोला जाएगा? कन्वीनियंस ऑफ पाइप। या तो के से रिप्रेजेंट करेंगे या इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि सिंपल मतलब है आपके पास कि आर इज इक्वल टू या के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16FL डिवाइडेड बाय 2πg। ठीक है, ये क्या है आपके पास? कन्वीनियंस है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है सर? एफ भी कांस्टेंट रहेगा, लेंथ भी आपके पास कांस्टेंट रहेगी, जी भी आपके पास कांस्टेंट रहेगा और पाई भी आपके पास कांस्टेंट रहेगा। जो ये आपके पास कन्वीनियंस ऑफ पाइप, क्लियर है? क्यू है क्या आपके पास? डिस्चार्ज है। तो क्या मैं यहां से सॉरी डी आपके पास डी भी तो फिक्स, डाया भी तो फिक्स रहेगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि डाया भी तो रहेगा। ठीक है, तो आपके पास डाया को भी मैं क्या कर लेता हूं? कांस्टेंट टर्म मान लिया, ये भी, ये वाली इतनी, तो दैट इज डाया भी आप यहां पे ऐड कर दीजिएगा। तो दैट इज डाया, क्योंकि डाया भी तो आपका फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो बचा क्या आपके पास? तो एच एफ इज इक्वल टू, या तो मैं के लिखूं इसको, के इज क्यू स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास? दैट इज द हेड लॉस। क्या आ गया? हेड लॉस। तो इस तरह से हमने अपने हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन यहां पे कैलकुलेट कर दिया है, जिसका हमारे पास रिलेशंस क्या आया? एच एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू स्क्वायर। बहुत सारी बुक में आपको ये के क्या है? कन्वीनियंस ऑफ द पाइप। कई सारी बुकों में इसको आर भी लिखा है भाई। ठीक है, तो आर क्या है आपके पास? कन्वीनियंस ऑफ द पाइप बोलो, या इसको के से रिप्रेजेंट करो, या फिर इसको आर से रिप्रेजेंट करो। तो इसका रिलेशन आपके पास क्या आया यहां पे? दिस रिलेशन इज 16FL डिवाइडेड बाय 2πgd। ठीक है, तो इसको आप और भी अभी काट सकते हो, तो काटिएगा जरा इसको मैंने 2 से कट दिया तो 8 आ गया। तो आपके पास फाइनल रिलेशंस क्या आ गया? 8FL डिवाइडेड बाय πgd। डी की पावर कितनी है यहाँ पे? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखिएगा आप, जीडी की पावर है 5। क्लियर है? तो ये क्या आ गया आपके पास? एक कांस्टेंट टर्म आ गई है, और कांस्टेंट टर्म भी कौन सी? कन्वीनियंस ऑफ द पाइपलाइन। कन्वीनियंस ऑफ द पाइपलाइन। सर ये कैसे हुआ कांस्टेंट ऑफ द कन्वीनियंस पाइपलाइन? जब भी आपका कभी भी आप पाइप डिजाइन करते हैं तो वहां पे एफ आपका फ्रिक्शन फैक्टर है जो कांस्टेंट रहता है, लेंथ भी आपकी कांस्टेंट रह सकती है। ठीक है, उसके तरह से जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी उसका पाइप का साइज, ये भी आपके पास क्या रह सकता है? कांस्टेंट रह सकता है। तो आपके पास फाइनल रिलेशन बना कुछ इस तरह से। तो सर ये क्या स्टैंडर्ड है? नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसको मैं स्टैंडर्ड बनाने हैं। तो इसको जब हम स्टैंडर्ड लिखेंगे तो स्टैंडर्ड क्या बनेगा आपका? हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये बन जाएगा आपके पास एच एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू स्क्वायर की जगह क्या लगा देता हूं मैं? एन लगा देता हूं। और जो यहां पे ये एन है, ये एन किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पाइप। किस पे डिपेंड करता है आपका? टाइप ऑफ पाइप। तो मैं लिख देता हूं इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पाइप। टाइप ऑफ पाइप। ठीक है, या तो के लिख दो या फिर आर लिख दो। तो अब हम देखते हैं जरा इसका। तो हमने पढ़ा था कि पहली कंडीशंस क्या थी कि जो आपके पास मिशन ऑफ हेड लॉस होना चाहिए और हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पे आपके पास हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कितना आया? तो ये देखिएगा आपके पास आया के इंटू क्यू की पावर एन। तो मैं भी लिखता हूं इसको, दैट इज के इज क्यू की पावर स्क्वायर। ठीक है, या मैं आर लिख देता हूं, आर लिखो या आप क्यू लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपके पास फिर से एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल, और यहां पे इसके अंदर ये क्लोज लूप है, दिस इज द इनफ्लो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ज्वाइंट्स के टुवर्ड्स होगा एरो, उसको हम इनफ्लो दिखाएंगे, और जो आपके ज्वाइंट से अवे होगा उसको हम आउटफ्लो दिखाएंगे। ठीक है, तो आपका इनफ्लो मान लेते हैं, यहाँ पे इनफ्लो क्या है? दैट इज Q1 है, और ये आपके पास इसको रख लेते हैं अभी, जैसे ये Q1 हो गया, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे इसका डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगा। तो दैट इज, ये मान लेते हैं आपके पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये आपके पास C पॉइंट है।
ठीक है। तो यहां पे कौन सा डिस्चार्ज हुआ, क्यू ए बी, दिस इज एंड क्यू बी सी, क्लियर है। और यहां पे आपका डिस्चार्ज हो गया दैट इज क्यू ए सी। अब यहां पे इस पाइप, ये है आपके पास कौन सा नेटवर्क, पाइप नेटवर्क, और पाइप नेटवर्क भी कौन सा, जिसमें क्लोज लूप बना है। और ये क्लोज लूप किसने डिसाइड किया था, आपके हार्डी क्रॉस साहब ने, ठीक है। बट इक्विवेलेंट पाइपलाइन मेथड ने क्या कर दिया था कि इसी क्लोज लूप को एक इमेजिनरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया था, क्लियर है। तो यहां पे देखिएगा इसका कोई ना कोई कन्वीनियंस फैक्टर भी होगा, यानी कि आर, तो सर इसका आर ए बी भी होगा, बिल्कुल होगा सर। आर ए बी लिखो या फिर इसको मैं के ए बी लिखता हूं, ठीक है, आपकी मर्जी है। उसी तरह से आर बी सी का भी कोई ना कोई कन्वीनियंस फैक्टर होगा, तो आर बी सी लिखो या फिर इसको के बी सी लिखो, ठीक है। उसी तरह से आपके ए सी का भी कन्वीनियंस फैक्टर होगा, तो इसको आर सी लिखो या फिर इसको के ए सी लिखो, क्लियर है। कन्वीनियंस फैक्टर का मींस कि सर इसका कोई ना कोई फ्रिक्शन वैल्यू भी होगी, इसकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी, कोई ना कोई वहां पे उसका डाया भी होगा, क्लियर है। तो ये हमने यहां पे दिखाने की कोशिश की है आपको। अब यहां पे आपने कहा है कि समेशन ऑफ हेड लॉस इज 0, तो एच एफ क्या था आपके पास, तो फाइनल रिलेशन हम देख रहे थे कि दैट इज एच एफ, समेशन ऑफ एच एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सर इसका कोई ना कोई एज्यूम डिस्चार्ज भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपका ए से बी कोई ना कोई आपके पास एज्यूम डिस्चार्ज भी होगा, जिसको मैं क्यू नॉट बोल देता हूं। क्यू नॉट क्या है यहाँ पे, एज्यूम डिस्चार्ज। तो उसी तरह से यहाँ पे भी इसका कोई ना कोई एज्यूम डिस्चार्ज होगा, दैट इज क्यू नॉट। इसका भी कोई ना कोई एज्यूम डिस्चार्ज होगा, क्यू नॉट। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके करेक्टेड डिस्चार्ज भी होगा, तो करेक्टेड डिस्चार्ज को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, डेल्टा क्यू से। तो इसका कोई ना कोई सर आपके पास करेक्टेड डिस्चार्ज भी होगा, दैट इज डेल्टा क्यू, दैट इज डेल्टा क्यू। तो मैं लिख देता हूं सर क्यू नॉट क्या है, यहां पे क्यू नॉट है सर एज्यूम डिस्चार्ज, एज्यूम डिस्चार्ज, क्लियर है। और आपके पास डेल्टा क्यू क्या है, करेक्टेड डिस्चार्ज, करेक्टेड डिस्चार्ज, ठीक है। तो मैं आप यहां पे ये लिख सकता हूं कि आपके पास जो एज्यूम डिस्चार्ज होगा क्यू नॉट और करेक्टेड डिस्चार्ज हुआ आपके पास डेल एक्स। तो एक्चुअल डिस्चार्ज मैं क्यू लिख सकता हूं, तो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एज्यूम डिस्चार्ज क्यू नॉट प्लस करेक्टेड डिस्चार्ज डेल क्यू, एक्स नहीं है भाई क्यू है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल डिस्चार्ज, तो दिस इज एक्चुअल डिस्चार्ज, ये क्या है हमारे पास, एक्चुअल डिस्चार्ज। और क्यू नॉट क्या है अब आपके पास, एज्यूम डिस्चार्ज, और डेल क्यू क्या है, करेक्टेड डिस्चार्ज। तो यहां पे देखिएगा क्यू, अब देखिएगा यहां पुट कीजिएगा इसको इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा आपके पास समेशन ऑफ आर की जगह आर रखो, आर क्या है आपके पास, कन्वीनियंस फैक्टर है, एंड क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट प्लस डेल क्यू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये किसका स्क्वायर आ रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे a क्या है भाई, a है सर एज्यूम्ड, a है क्यू नॉट और b क्या है डेल्टा क्यू, ठीक है। तो क्यू एज्यूम एंड डेल क्यू करेक्टेड डिस्चार्ज। तो यहां पे पुट कीजिएगा, तो समेशन ऑफ r इज क्यू नॉट का स्क्वायर प्लस डेल क्यू करेक्टेड डिस्चार्ज का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट इज डेल क्यू नॉट, सॉरी डेल क्यू। तो ये आ गया आपके पास। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे डेल क्यू स्क्वायर होता है, इट इज द वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर क्यू नॉट प्लस 2 क्यू नॉट। तो यहाँ पे सिंस क्यू नॉट स्क्वायर प्लस 2 क्यू नॉट इज डेल क्यू इज मच ग्रेटर देन डेल्टा क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ आर बोला कन्वीनियंस फैक्टर इज क्यू नॉट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट इज डेल क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर तो पहले ही हो गया भाई, तो यहां पे क्यू स्क्वायर डाल रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको यहां से कुछ लिख सकते हैं, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, बिल्कुल। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर हम यहां पे, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, क्या बनेगा भाई, समेशन ऑफ आर
समीशन ऑफ आर इज क्यू नॉट का स्क्वायर, दिस इज द क्यू नॉट का स्क्वायर, प्लस यहां पे डेल क्यू बाहर ले लेते हैं, ये डेल क्यू है भाई, दिस इज डेल क्यू, डेल एक्स नहीं है, डेल क्यू है, ठीक है, इज समीशन ऑफ आर, अंदर क्या चला जाएगा आपके पास, ये चला जाएगा 2 क्यू नॉट इंटू डेल क्यू, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, बिल्कुल, समीशन ऑफ आर इज क्यू नॉट का स्क्वायर प्लस यहां पे डेल क्यू बाहर ले लो, तो डेल क्यू, अंदर क्या बचा आपके पास, समीशन ऑफ आर इज 2 क्यू नॉट, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, इसको 0 करते जाओ, तो इसको जब 0 करेंगे आप, तो यहां से आप डेल क्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डेल क्यू, तो डेल क्यू क्या है आपके पास, डेल क्यू ही तो आपके पास डिस्चार्ज है, करेक्टेड डिस्चार्ज, तो डेल क्यू इज इक्वल टू माइनस समीशन ऑफ आर इज क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ आर इज 2 क्यू नॉट, ठीक है, तो फाइनल आपके पास करेक्टेड डिस्चार्ज यहां पे कैलकुलेट होके आ गया है, तो करेक्टेड डिस्चार्ज क्या है आपके पास, माइनस समीशन ऑफ आर क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ आर इनटू 2 क्यू नॉट, तो यहां पे आपको पता है कि सर आर क्या है, कन्वीनियंस फैक्टर है, क्यू नॉट क्या है, एज्यूम डिस्चार्ज है, और उसी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इटरेशन, क्लियर है। ये तो सर आपने बताया कि किसी स्क्वायर के लिए है, स्क्वायर के लिए भी आपको यहां पे मैंने पहले बताया था कि सर कि जो यहां पे ये एन है ये किस पे डिपेंड करता है आपके पास, टाइप ऑफ पाइप पे, अगर सर एन की वैल्यू 2 है, अगर आपके पास एन की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, एन की वैल्यू 2 है, तो किसके लिए है, आपके पास रफ पाइप के लिए, कौन सी पाइप के लिए, रफ पाइप के लिए, ठीक है, अगर n की वैल्यू आपके पास वेरी करेगी 1 to 1.5 to 2 के बीच, तो ये किसके लिए है, स्मूथ पाइप के लिए, तो यहां से आपके पास जैसे एग्जाम आता है गेट प्लस ईएससी का, तो वहां पे वो n के साथ आपके साथ खेलेगा, या तो आपको बोल देगा कि सर n डिफाइन करो, या आपके पास बोल दिया जाएगा कि n की वैल्यू गिवन दे दी गई होगी, अगर तो आपके पास n की वैल्यू 2 दे दी गई तो इसका मतलब वो रफ पाइप की बात कर रहा है, अगर वो n की वैल्यू 1.15 और 2 के बीच में होगी तो आपने समझ जाना है कि वो आपकी स्मूथ पाइप के लिए है, ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इसको ड्राइव कर लिया है। तो सर ये अगर हम सर इसको n टाइम्स के लिए दिखाना चाहें तो क्या हम इसको n टाइम्स के लिए भी बना सकते हैं, बिल्कुल, ये तो सर आपने 2 के लिए बनाया यानी कि स्मूथ पाइप के लिए बनाया, अगर आप इसको n टाइम्स के लिए देखना चाहते हो तो n टाइम्स के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, तो n टाइम्स के लिए हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल क्यू इज इक्वल टू माइनस समीशन ऑफ आर इज क्यू नॉट की पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ आर इज n इज 2 क्यू नॉट, ये किसके लिए हो जाएगा आपके पास, n टाइम्स के लिए, दैट इज n माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया है, दिस इज द फाइनल, डेल एक्स नहीं भाई ये डेल क्यू है, बार बार यहां पे हम डेल क्यू एक्स ही लिख रहे हैं, दैट इज डेल क्यू, क्लियर है, तो ये हमारा हो गया है यहां पे फाइनल। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, दोबारा से यहाँ पे देखते हैं हम कैसे हमने इसको ड्राइव किया, यहां तक आपने HF निकाल दिया था, यानी कि आपने हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकाल दिया था, जो आपके पास आया K इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है, यानी कि स्क्वायर की पावर आई स्क्वायर, तो हम इसको कुछ स्टैंडर्ड इस तरह से लिख सकते हैं, एन टर्म में लिखा इसको, तो HF हुआ K इंटू क्यू एन, या लिख सकते हैं R इंटू क्यू एन भी लिख सकते हो आप, ठीक है, तो मैं इसको भी लिख देता हूं कि कई बुकों में इसको K कन्वीनियंस फैक्टर को क्या माना गया है, R भी माना गया है, तो इसको यहां पे भी लिख सकते हैं सर हम HF इज इक्वल टू R इज Q की पावर N, ठीक है, तो ऐसा भी ये चलेगा। फिर हमने क्या किया, एक हमने फिर से एक क्लोज लूप लिया, एक ट्रायंगल लिया है, उस ट्रायंगल का कोई ना कोई इनफ्लो होगा जिसको हमने Q1 दिया, आउटफ्लो होगा Q2 दिया, आउटफ्लो दिया Q3 दिया, जो A से B पाइप होगा उसका कुछ ना कुछ उसका डिस्चार्ज होगा जिसको हमने दिया QAB, क्लियर है, उसी तरह से B से C कुछ ना कुछ डिस्चार्ज दिया होगा, उसका डिस्चार्ज दिया हमने BC, उसी तरह से A से C कोई ना कोई डिस्चार्ज हुआ होगा जिसका डिस्चार्ज दे दिया हमने QAC। अब जो पाइप आपके पास A से B पाइप होगी इसका कोई ना कोई कन्वीनियंस फैक्टर होगा, कन्वीनियंस फैक्टर मींस कि सर इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, कोई ना कोई फ्रिक्शन फैक्टर होगा, कोई ना कोई उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है, तो हमने दे दिया सभी का, तीनों पाइप का, क्लियर है। उसी तरह से सर हमने यहाँ पे एक
एज्यूम डिस्चार्ज कंसीडर किया। हमने क्या किया, एक पाइप का एज्यूम डिस्चार्ज किया जिसको मैंने डिनोट किया क्यू नॉट से। उसी तरह से मैंने इसका एक करेक्टेड डिस्चार्ज भी एज्यूम किया और करेक्टेड डिस्चार्ज लिखा मैंने डेल क्यू। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज हो जाएगा एज्यूम डिस्चार्ज प्लस करेक्टेड डिस्चार्ज। क्लियर है। अब हमने इसको इक्वेशन में पुट किया, तो पुट करने के बाद आपको मिला ये a प्लस बी की होल स्क्वायर की तरह। तो आपने ये फॉर्मूला यहां पे एप्लीकेबल किया, तो क्यू नॉट प्लस डेल क्यू का होल स्क्वायर, तो क्यू नॉट का स्क्वायर प्लस डेल क्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डेल क्यू चेंज इन क्यू। ठीक है, तो उसी तरह से इसको सॉल्व किया और जो आपके पास क्यू नॉट स्क्वायर प्लस 2 क्यू नॉट इंटू डेल क्यू है, इट इज मच मच ग्रेटर देन एज कंपेयर क्यू स्क्वायर। क्लियर है। तो फाइनली जो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आया, आपके पास चेंज इन करेक्टेड, कौन सा करेक्टेड डिस्चार्ज कितना है आपके पास, माइनस मिशन ऑफ आर क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय मिशन आर 2 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। क्लियर है। बट अगर सर हम एन टर्म्स के लिए देखना है तो एन टर्म्स के लिए कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको एन से क्या कर देना, अपने नीचे जहां पे आपने 2 लिखा था वहां पे क्या लिख दीजिएगा, एन लिख दीजिएगा। तो यहां से कौन सा डिस्चार्ज आ गया आपके पास, एन टर्म्स वाला डिस्चार्ज भी आ गया है। क्लियर है। अब देखते हैं सर इसका प्रोसेस में क्या क्या हमने किया अभी तक। सबसे पहले आपको कंसीडर करना है कि फ्लो इन ईच पाइप, कि जो भी आपकी पाइप का जो फ्लो होगा, प्रत्येक पाइप का फ्लो वो फॉलो करेगा आपकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस को। क्लियर है। टेक ए क्लॉकवाइज फ्लो, अगर आप अपना क्लॉकवाइज फ्लो लें तो उसको हमेशा पॉजिटिव रखें, और आप जो एंटी क्लॉकवाइज लें तो उसको आप नेगेटिव रखें। और उसके बाद आपके पास मॉडिफिकेशन डिस्चार्ज आ गया, और मॉडिफिकेशन डिस्चार्ज क्या है, डेल क्यू इज इक्वल टू माइनस मिशन ऑफ आर क्यू नॉट एन डिवाइडेड बाय मिशन आर एन क्यू नॉट एन माइनस 1। This is the very important.